नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में आप सभी अभिभावकों का और महिलाओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हम आज कक्षा सप्तमी के सामाजिक विज्ञान के पाठ 1 का भाग 2 में अध्ययन करेंगे। हमने पाठ 1 के भाग 1 में अध्ययन किया था 2 मानचित्रकारों के बारे में, उनके मानचित्र बनाए गए, उनके अंतर के बारे में, विभिन्न प्रकार के अंतर देखने को मिले। इसके बाद में इतिहासकार विभिन्न प्रकार के स्रोतों का जो प्रयोग करते थे उन स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त की और उसमें विभिन्न दस्तावेज, अर्जियां, स्थापत्य कला, इन सब के द्वारा इतिहासकार अध्ययन करते थे। उसके बाद में पांडुलिपियों का प्रयोग हुआ, कागज का प्रयोग बढ़ने लगा और लोग प्रतिलिपियां बनाने लगे और उस प्रतिलिपियों के अंदर जिनके द्वारा कार्य किया जाता था उन्हें मुंशी या लिपिक का कार्य करने वाला कहते थे, नकल नवीस कहा जाता था। आज जो हम अध्ययन करेंगे नए सामाजिक और राजनीतिक संबंध, यह सन 1700 से लेकर 1750 के बीच के कालखंड, जो लगभग 1000 वर्ष का कालखंड माना जाता है, ये इतिहासकारों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा था, क्योंकि इस पूरे कालखंड के अंदर कई प्रकार के परिवर्तन हुए, कई प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं। साथ ही कई प्रकार के नए प्रौद्योगिकी के आविष्कार किए गए, जैसे सिंचाई के अंदर अपन देखें तो ये रहट, इसका प्रयोग किया गया। कताई के अंदर चरखे का प्रयोग किया गया। युद्ध के अंदर आग्नेयास्त्रों, जो बारूद वाले हथियार होते हैं, उनका प्रयोग किया गया था। इसके अलावा इस कालखंड के अंदर देखें तो इस महाद्वीप के अंदर लोगों के खान पान में भी काफी परिवर्तन देखने को प्राप्त होता है। उस समय मुख्य प्रकार से नई जो फसलें दिखाई देती है, जिसमें आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी, ये फसलें भी उसमें दिखाई दी। और ये केवल नई प्रौद्योगिकी और नई फसलें लोगों के साथ में नहीं आई, लेकिन नए विचार भी लोगों के साथ में आए कि इस कारण से इस देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर प्रकार के परिवर्तन का कालखंड यह माना जाता है। इस कालखंड में लोगों के अंदर गतिशीलता भी रही। लोग अपना एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर आना जाना भी बढ़ गया और उस समय इस भारतीय उपमहाद्वीप, जो कि अपार संभावनाओं से भरा हुआ था, यहाँ पर कई प्रकार की सुविधाएं, अपार धन संपदाएं थी और इस कारण से इन अवसर की तलाश के लिए और अपने भविष्य को करने के लिए लोग झुंड के रूप में यहाँ यात्राएं करने लगे। अब इस कालखंड के अंदर एक कई प्रकार के समुदाय थे जिनका काफी महत्व बढ़ गया था, जिसमें एक समुदाय था राजपूत समुदाय। इस राजपूत शब्द का अर्थ होता है राजपुत्र, अर्थात राजा का पुत्र निकाला जाता है और यह 8वीं से लेकर 4वीं शताब्दी के बीच के अंदर देखें तो ये योद्धाओं के लिए समूह के रूप में प्रयोग किया जाता था, जो अपने आप को क्षत्रिय वर्ण का मानते थे। और इसमें केवल राजा और सामंत ही नहीं आते थे, बल्कि इस उपमहाद्वीप के अंदर रहने वाले वो सभी सैनिक या सेनापति जो किसी न किसी इलाके के शासकों की सेनाओं के अंदर सेवारत थे। अब इन राजपूत जाति के लोगों का गुणगान कवि और चारणों के द्वारा इनकी आचार संहिता, इनकी मान मर्यादा, इनके प्रबल पराक्रम और इनकी स्वामी भक्ति, इनका गुणगान किया जाता था। अब इस राजपूत समुदाय के साथ साथ में इतिहास के अंदर कई अनेक जातियों ने भी इसका लाभ उठाया, जैसे मराठा है, सिख है, अहोम है, जाट है, कायस्थ है। कायस्थ जो मुख्य रूप से लिपिक का काम करने वाली होती है, मुंशी का काम करने वाली होती है। इसके अंदर एक और भी परिवर्तन अपन देखते हैं तो जंगलों की बड़ी पैमाने पर कटाई होने लगी। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर होने लगे। वनवासी जो जंगलों में रहते थे, उन जंगलों को काट कर वहां पर खेती के रूप में खेती का इलाका बढ़ता गया और इस प्रकार से परिवर्तन काफी तेजी से हुआ। और ये पर्यावरण का अर्थ होता है कि किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो इस कारण से वनवासियों को अपना स्थान छोड़ना पड़ा, लेकिन उनमें से कई वनवासी ऐसे थे जो उसी स्थान पर रहकर खेतों के अंदर जुताई करने लगे और एक नया आकर्षक समुदाय समाज में उत्पन्न
हो गया। और इस समुदाय के अंदर अपन देखें तो यह कई लोगों से प्रभावित भी हुआ, जैसे पुजारियों से, मठों से, मंदिरों से या स्थानीय मालिक से, उन सब से, मुखियाओं से, छत्र बाजार से, इन सब से प्रभावित हुआ। अब इस नए कृषक समूह को अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे। अपने जो जमीन के मालिक भूस्वामी थे उनके यहाँ पर बेगार करनी पड़ती थी। कुछ के पास में अधिक सामाजिक क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन अपन को दिखाई देने लगा। जैसे कुछ के पास में उपजाऊ जमीनें अधिक थी तो लोग जातियों उपजातियों में भी बढ़ने लग गए। अब यह उनकी पृष्ठभूमि में व्यावसायिक आधार पर समाज के अंदर उन्हें ऊंचा और नीचा दर्जा दिया जाने लगा। समाज में एक ऊंच नीच का भेदभाव उत्पन्न होने लगा। लेकिन उस समय कालखंड तक ये भेदभाव स्थायी नहीं था, इसमें परिवर्तन होते रहते थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता है, कितना प्रभाव है, कितने संसाधनों का नियंत्रण है, उसके आधार पर उनके अंदर दर्जों के अंदर बदलाव होता रहता था। इसमें एक ही जाति का किसी क्षेत्र के साथ में कोई दर्जा हो सकता था तो किसी अन्य क्षेत्र में वही जाति किसी और दर्जे में चली जाती थी। मान लो किसी क्षेत्र में एक जाति उच्च स्थान पर है क्योंकि वह जाति उस क्षेत्र में सत्ता के अंदर है, उसका प्रभाव है, लेकिन वही जाति किसी अन्य क्षेत्र में अन्य प्रकार का काम करती है तो वो निम्न दर्जे में चली जाती थी। इसके अलावा ये जो सदस्य होते थे इन पर नियंत्रण करने के लिए जातियां अपने स्वयं के नियम बनाती थी और इन नियमों का पालन करवाने का कार्य उनके जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनके द्वारा किया जाता था। और इस प्रकार कुछ इलाकों के अंदर ये जातीय पंचायतें होती थी जो अपनी जातियों पर नियंत्रण रखने का कार्य करती थी। इसके अलावा ये जातियां जिन गांवों के अंदर रहती थी उन गांवों के कुछ स्थानीय रीति रिवाज होते थे, उन रिवाजों का भी पालन करना पड़ता था। और उस गांव के अंदर जो प्रमुख होते थे उन्हें अपन मुखिया कहते थे और शायद उस कालखंड के अंदर सबसे छोटी इकाई ये मुखियाओं की मानी जाती थी। अब आपको मैं कुछ मेरा कार्य दे रहा हूँ, इसको आपको घर पर बैठ के करना है। पहला है पर्यावास किसे कहते हैं। दूसरा, लिपिक और मुंशी का कार्य करने वाली जाति कौन सी थी। तीसरा, राजपूत का अर्थ बताइए। चौथा, 700 से 1750 ईस्वी में कौन सी प्रमुख प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जाने लगा था।